वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो जो बच्चे एजुकेशन सब्जेक्ट में नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जेआरएफ के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए सीरीज मैंने स्टार्ट की है। पेपर 2 की तैयारी हम यहाँ पर कर रहे हैं। पहला यूनिट है एजुकेशनल स्टडीज। बहुत सारे सब टॉपिक्स मैं आप लोगों को करवा चुकी हूँ, जो अगली स्लाइड में मैं आप लोगों को बता दूंगी कि क्या क्या हम इस यूनिट में से कवर कर चुके हैं। अभी रिसेंटली हमने कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ थिंकर्स वाला जो टॉपिक है वो स्टार्ट किया है। आपके सिलेबस में 9 थिंकर्स दिए गए हैं, ठीक है, जिसमें से 6 थिंकर्स इंडियन थिंकर्स हैं आई थिंक, और 3 वेस्टर्न थिंकर्स हैं। तो पहले 3 थिंकर्स जिसमें हम महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर और स्वामी विवेकानंद की एजुकेशनल फिलॉसफी को मैं बिल्कुल डिटेल में आप लोगों को करवा चुकी हूँ, 1 बाय 1। आज की इस वीडियो में श्री अरबिंदो घोष की एजुकेशनल फिलॉसफी को बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। अगर आज का ये टॉपिक आप लोगों ने देखा, श्री अरबिंदो घोष की जो एजुकेशनल फिलॉसफी है, उनकी लाइफ के बारे में, मतलब सारी चीजें बहुत डिटेल में रहेंगी, बहुत सीक्वेंस में रहेंगी, तो आपको कहीं पर भी इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतनी डिटेल में मैंने स्लाइड्स तैयार किए हैं कि भाई आप लोगों के लिए कोई चीज छूटे ना, क्योंकि आप नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो सारी चीजें मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को एक ही जगह अवेलेबल करवा सकूं, ठीक है, मतलब बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मैंने स्लाइड्स तैयार की है। आपको एक स्टोरी के रूप में बहुत अच्छे से चीजें समझ आएंगी अगर आप स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक वीडियो को कंप्लीट देखेंगे। तो बहुत अच्छे से ये एजुकेशनल फिलॉसफी, इनकी क्या एजुकेशनल फिलॉसफी है, क्या ये सोचते थे, किस किस फील्ड में इनका इन्वॉल्वमेंट रहा है, वो सारी चीजें बिल्कुल डिटेल में करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये जो पहली यूनिट है एजुकेशनल स्टडीज, इसमें हम क्या क्या कवर कर चुके हैं। तो कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी वाला टॉपिक, जिसमें सांख्य, योग, वेदांत, बुद्धिज्म, जैनिज्म, दयानंद दर्शन और इस्लामिक फिलॉसफी थी, ठीक है, यानी कि ये पूरा कंप्लीट टॉपिक कर चुके हैं। दूसरा वाला भी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें कंट्रीब्यूशन ऑफ वेस्टर्न स्कूल्स ऑफ थॉट्स, आइडियलिज्म, रियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, मार्क्सिज्म, एग्जिस्टेंशलिज्म, ये सारे के सारे हम कवर कर चुके हैं। अभी हमने कंट्रीब्यूशन ऑफ थिंकर्स वाला टॉपिक उठाया है, जिसमें हम स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी, इन तीनों की एजुकेशनल फिलॉसफी, यानी कि इन तीनों को बिल्कुल डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में श्री अरबिंदो घोष को बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं उनकी बर्थ और अर्ली बैकग्राउंड उनका क्या था उसके बारे में जाने। तो श्री अरबिंद घोष का जन्म कोलकाता में 15 अगस्त 1872 में हुआ था, ठीक है। इनकी क्रोनोलॉजी मैं आप लोगों को बता ही चुकी हूँ कि जो भी 3-4 थिंकर्स दिए गए हैं उनकी क्रोनोलॉजी आपको ध्यान में रखनी है कि पहले कौन सा आएगा, बाद में कौन सा, बाद में कौन सा, मतलब कॉन्टेम्पोररी ही है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए, कई बार इनका सीक्वेंस पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो श्री अरविंद घोष का जन्म कोलकाता में 15 अगस्त 1872 में हुआ था, यानी कि उनकी जो लाइफ थी मेजरली किसमें उन्होंने कंट्रीब्यूट किया था, फिलॉसफी, स्पिरिचुअलिटी और इंडियन पॉलिटिक्स में उनका काफी कंट्रीब्यूशन रहा है। उनकी लाइफ काफी इवेंटफुल रही है और सारी चीजें आपको इन्हीं के चारों तरफ रिवॉल्व होती हुई दिखाई देंगी, यानी कि उनकी लाइफ में मतलब जो भी चीजें मेन थी कि फिलॉसफी में उनका बहुत इंटरेस्ट था, स्पिरिचुअलिटी की तरफ वो बाद में मूव करते हैं, पहले इंडियन पॉलिटिक्स में उनका किस तरह से इंटरेस्ट होता है, तो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो उनकी जो लाइफ की फेजेस हैं, ठीक है, उनको यहाँ पर 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है ताकि चीजें इजी तरीके से आप लोगों को समझ आ जाए, ठीक है। तो पहला है अर्ली लाइफ या फॉर्मेटिव स्टेज, जो कि 1872 से 1893 तक है। उसके बाद प्रिपरेटरी फेज है, फेज ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविज्म, और लेटर या स्पिरिचुअल फेज भी हम उसको कहेंगे, ठीक है, जो 1910 के बाद शुरू होती है। तो 1 बाय 1 इनको समझते हैं ताकि उनकी लाइफ हिस्ट्री क्या है वो आपको क्लियरली समझ आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहले उनकी अर्ली लाइफ के बारे में बात करेंगे। देखिए, अरविंद घोष का जन्म 1872 में होता है, ठीक है। 1879 में वो इंग्लैंड चले जाते हैं और 1879 से 1893 तक वो इंग्लैंड में रहते हैं, यानी कि 14 साल तक वो इंग्लैंड में रहते हैं, ठीक है। 6-7 साल के थे तभी वो इंग्लैंड चले जाते हैं। तो उनका जो पालन पोषण है वो कंप्लीटली वेस्टर्नाइज्ड है, यानी कि वेस्टर्न कल्चर पर ही आधारित था, बिल्कुल उसी तरीके से उनका पालन पोषण हुआ है। और जब वो वहां पर पढ़ रहे थे इंग्लैंड में भी, उन्होंने काफी एक्सेप्शनल इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज वहां पर आपको इनकी नजर आएंगी, मतलब अच्छे बच्चे थे पढ़ाई में, बहुत इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज उनकी बहुत अच्छी थी, ठीक है, इंटेलेक्चुअली काफी हाई लेवल था उनका। और वहां पर उन्होंने काफी सेवरल क्लासिकल और मॉडर्न यूरोपियन लैंग्वेजेस भी वहां पर सीखी, क्योंकि जब दूसरे देश में रह रहे तो वहां की लैंग्वेज जो भी चीजें थी वो वहां से उन्होंने सीखी, ठीक है। एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ही डेवलप्ड एन इंटरेस्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स एंड केम इनटू कांटेक्ट विद यंग इंडियन रिवोल्यूशनरीज, यानी कि जब वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहे थे तो उनका इंडियन पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट डेवलप होता है उस टाइम पीरियड पर, ठीक है, क्योंकि वो वहां पर और दूसरे बच्चे भी वहां पर थे, यानी कि जो इंडियन रिवोल्यूशनरीज थे, ठीक है, जो क्रांतिकारी टाइप के बच्चे थे वो भी वहां पर थे, वहां पर पढ़ाई कर रहे होंगे, तो उनके कॉन्टेक्ट में वो
आते हैं और उनका इंडियन पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट जागृत होता है। और सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस वो होते हैं आयरिश नेशनलिस्ट से, यानी कि जो आयरलैंड के राष्ट्रवादी लोग थे उनसे वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने देश के लिए, इंडिपेंडेंस के लिए किस तरह से स्ट्रगल किया था। तो उनकी जो कहानी वगैरह वो सुनते होंगे, तो उनसे वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। 1893 में वो इंग्लैंड वापस आ जाते हैं। जब उस टाइम पीरियड तक वो 21 साल के थे, ठीक है, 21 साल की एज में वो वापस भारत आते हैं। किस लिए? इनकी उनके दिमाग में क्या था? विद द फायर ऑफ नेशनलिज्म, यानी कि बिल्कुल एक राष्ट्रवाद की ज्वाला भरी हुई थी कि मुझे जाके अपने देश के लिए कुछ करना है। एंड अ स्ट्रॉन्ग विल टू सर्व द मदरलैंड, यानी कि अपने देश के लोगों की सेवा करनी है। इस भावना के साथ वो वापस इंडिया आ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद वो इंडिया वापस आ जाते हैं, यानी कि उनकी लाइफ का दूसरा फेज स्टार्ट होता है, जिसको प्रिपरेटरी फेज कहा गया है। यानी कि 1893 से 1905 का जो टाइम पीरियड रहा, उस टाइम पीरियड में उन्होंने क्या कुछ किया। जब वो इंडिया वापस आ जाते हैं तो सबसे पहले वो जॉब करते हैं बड़ौदा स्टेट सर्विस में, ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट जॉब उनको मिल जाती है, क्योंकि पढ़े लिखे वो थे ही। तो वहां पर आकर वो जॉब करते हैं। Here he begins serious studies of Indian history, philosophy and Bengali literature, यानी कि यहाँ पर जब वो इंडिया में वापस आ जाते हैं तो उन्होंने इंडियन हिस्ट्री के बारे में जाना, फिलॉसफी, बंगाली लिटरेचर, उसके बारे में काफी गहन अध्ययन किया। He was deeply impressed by the spiritual depth of Indian philosophy, यानी कि जो हमारा भारतीय दर्शन है उसकी जो स्पिरिचुअल डेप्थ है उससे वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं और जो मतलब वो इन्फ्लुएंस होते हैं स्पिरिचुअली, ठीक है, इंडियन फिलॉसफी से जो की स्पिरिचुअल डेप्थ के बारे में जानते हैं। तो उससे उसका जो ब्रॉडर एस्पेक्ट है वो उनकी पॉलिटिकल विजन में भी आपको नजर आएगा, ठीक है। आगे हम बात करेंगे। He wrote extensively on nationalism, nation and Indian politics, मतलब काफी उन्होंने लिखा भी है नेशनलिज्म, नेशन, इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में, और कनेक्ट रहे हैं रिवोल्यूशनरी मूवमेंट्स इन बंगाल, यानी कि बंगाल में जो भी क्रांतिकारी मूवमेंट हो रहे थे, आंदोलन हो रहे थे, उनमें उन्होंने हिस्सा भी लिया है। डेस्पाइट हिज पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट हिज स्पिरिचुअल क्वेस्ट कॉन्टिन्यूड, यानी कि वो भाई पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व थे लेकिन उस आध्यात्मिक साधना का मार्ग था वो भी उनका जारी था, यानी कि उसकी तरफ भी उनका इंटरेस्ट जागृत हो रहा था, ठीक है। तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी वो मूव कर रहे थे और पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व थे, ठीक है। इसके बाद थर्ड स्टेज आता है फेज ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविज्म, यानी कि 1905 से 1910 का जो टाइम पीरियड था, इस टाइम पीरियड में वो टोटली पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व थे, ठीक है। 1905 में जब बंगाल का विभाजन होता है तो उससे पूरे देश में आक्रोश फैल जाता है, लड़ाई अफरा तफरी मच जाती है। तो उस टाइम पीरियड पर अरबिंदो ने अपनी जॉब से रिजाइन किया। 1906 में उन्होंने अपनी जॉब से रिजाइन कर लिया था और टोटल मतलब एक्टिव पॉलिटिक्स में उन्होंने एंटर कर लिया था। अब वो पॉलिटिक्स में आ जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है, he become a leader of the radical group in the Indian National Congress led by बाल गंगाधर तिलक, यानी कि जो बाल गंगाधर तिलक वाला ग्रुप था, जो उग्रवादी ग्रुप था, उसके वो नेता बनते हैं, उसमें वो भाग लेते हैं, ठीक है, लीडर बनते हैं उसके, और पार्टिसिपेट करते हैं सूरत अधिवेशन में। सूरत सेशन में भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया। ही फाउंडेड न्यूज़पेपर्स, यानी कि उनके जो न्यूज़पेपर्स थे, एक इंग्लिश डेली था और एक बंगाली डेली, ठीक है। तो इंग्लिश डेली का नाम क्या है, वंदे मातरम, और जो बंगाली डेली था उसका नाम था युगांतर। तो इसमें क्या किया जाता है, उनके जो रिवोल्यूशनरी आइडियाज थे उनको स्प्रेड करने के लिए उन्होंने ये दो न्यूज़पेपर स्टार्ट किए थे, ठीक है। अब 1908 में क्या होता है, उनको अरेस्ट किया जाता है, यानी कि उनके ऊपर एक केस होता है जिसको अलीपुर बॉम्ब केस या मानी कटोला केस के नाम से भी हम जानते हैं, जिसमें क्या होता है कि जो मजिस्ट्रेट होते हैं DH किंग्सफोर्ड, उनको मारने की कॉन्स्पिरेसी की जाती है, ठीक है। तो ये उनके ऊपर इल्जाम लगाया जाता है, तो उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। बाद में फर्दर, हालांकि वो मरे भी नहीं थे, उनको मारा नहीं गया था। ही वॉज एक्विटेड इन 1909 आफ्टर 1 ईयर ऑफ इम्प्रिजनमेंट, यानी कि 1 साल तक वो जेल में रहते हैं, उसके बाद उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया 1910 में, ठीक है। 1909 तक ये उनका पूरा का पूरा था कि 1905 से 1909 तक वो क्या कुछ कर रहे थे, पूरा का पूरा पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व थे। 1910 में वो विड्रॉ कर लेते हैं पॉलिटिक्स से और चंदर नगर चले जाते हैं, ठीक है। पहले वो चंदर नगर जाते हैं, उसके बाद वो पौंडीचेरी, ठीक है, पौंडीचेरी चले जाते हैं स्पिरिचुअल रियलाइजेशन के लिए, आध्यात्मिकता की तरफ, आध्यात्मिक साधना करने के लिए 1910 में वो पौंडीचेरी चले जाते हैं, जिसको आज की डेट में हम पुद्दुचेरी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। पहले पांडिचेरी नाम था, अभी पुद्दुचेरी हम बोलते हैं उसको। इसके बाद उनकी लाइफ का फोर्थ फेज स्टार्ट होता है, स्पिरिचुअल फेज, यानी कि 1910 से 1950 तक। 1950 में उनकी डेथ हो जाती है, तब तक वो पौंडीचेरी में ही रहते हैं, ठीक है। तो 1910 में जो अरबिंदो थे वो डिवोटेड हिमसेल्फ एंटायरली टू स्पिरिचुअल लाइफ एंड इंटीग्रल योगा, यानी कि अपने आप को बिल्कुल स्पिरिचुअल
लाइफ और इंटीग्रल योगा के लिए डिवोटेड कर देते हैं, ठीक है। मतलब उसी में वो बिल्कुल अपना स्पिरिचुअल डेवलपमेंट एक तरह से वो चाह रहे थे। तो 4 साल तक उन्होंने गहन साधना, इंटेंस साधना की इन सॉलिट्यूड, बिल्कुल एकांत में, एक गुफा टाइप में, यानी कि पौंडीचेरी में ही उन्होंने बिल्कुल रहकर बिल्कुल इंटेंस साधना करते हैं। 1914 में उनकी मुलाकात एक औरत से होती है जिसका नाम है मीरा रिचर्ड, ठीक है, लेटर नोन एज द मदर, यानी कि बाद में उनको द मदर का दर्जा दिया गया था, लेकिन वो उनकी रियल मदर नहीं है। वो बाहर से आती हैं, अपने हस्बैंड के साथ आती हैं, फ्रांस से आती हैं और अरविंदो से मिलती हैं पौंडीचेरी में, ठीक है। देयर मीटिंग मार्क द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू स्पिरिचुअल कोलैबोरेशन, यहाँ से एक न्यू स्पिरिचुअल कोलैबोरेशन की शुरुआत होती है, ठीक है। इसके बाद 1926 में क्या होता है, देखिए 1914 के बाद, ठीक है, 1914 से 1926 के बीच में जो 10 साल का गैप है, तो इसमें क्या होता है कि पहला 1920 के आसपास, मतलब वो बीच में चली जाती हैं वापस, पहले आती हैं फिर वो बीच में चली जाती हैं, क्योंकि फर्स्ट जो पहला विश्व युद्ध था वो हो जाता है, तो टाइम पीरियड में वो चली जाती हैं, फिर दोबारा से वो वापस आती है 1920-21 में। उसके बाद क्या होता है कि 1926 में, ठीक है, श्री अरबिंदो आश्रम फाउंड किया गया, यानी कि एक आश्रम की स्थापना की गई पांडिचेरी में जिसका नाम था श्री अरबिंदो आश्रम। एक स्पिरिचुअल कम्युनिटी इसको हम कह सकते हैं, जिसमें एजुकेशन, योगा और डिवाइन लिविंग को प्रमोट किया जाता था, ठीक है। 1926 में पांडिचेरी में श्री अरबिंदो आश्रम की स्थापना की गई, ठीक है। इसके बाद 1943 में, ठीक है, यानी कि 1926 में वो एक आश्रम की स्थापना करते हैं। 1943 में उन्होंने एक स्कूल खोला, दोनों ने मिलकर 20 स्टूडेंट्स के साथ। अब धीरे धीरे वो स्कूल एक्सपेंड हुआ, जैसे कि हमने रविंद्रनाथ टैगोर की फिलॉसफी में भी देखा था कि 1901 में वो 5 बच्चों के साथ एक स्कूल खोलते हैं, फिर बाद में गर्ल्स सेक्शंस को भी ऐड किया जाता है। धीरे धीरे वो स्कूल एक्सटेंड होता है। 1921 में वो विश्व भारती यूनिवर्सिटी बन जाती है, यानी कि शांति निकेतन जो स्कूल था, धीरे धीरे पहले उसका नाम ब्रह्मचर्य आश्रम था, उसके बाद शांति निकेतन पड़ता है, शांति निकेतन से फिर वो विश्व भारती यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि हायर कोर्सेज भी वहां पर इंक्लूड कर दिए जाते हैं, तो वो एक यूनिवर्सिटी बन जाती है। इसी तरह से बिल्कुल सेम प्रोसेस में यहाँ पर भी आप देखेंगे कि 1943 में वो एक स्कूल खोलते हैं 20 बच्चों के साथ। वो स्कूल धीरे धीरे एक्सपेंड होता है और वो बाद में, यानी कि 1951 में, ठीक है, 8-9 साल में ही वो क्या होती है, एक बड़ी यूनिवर्सिटी बन जाती है, यानी कि लोग जुड़ते जाते हैं, तो लास्ट में वो क्या होता है, श्री अरबिंदो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी सेंटर के नाम से इसको हम जानते हैं। 1951 में वो एक यूनिवर्सिटी बन जाती है। अब ये जो यूनिवर्सिटी खुलती है, तो इस यूनिवर्सिटी का एम क्या था कि ह्यूमैनिटी को न्यू सुपर मेंटल कॉन्शियसनेस के लिए प्रिपेयर करना, यानी कि मानवता को एक नवीन युग के लिए तैयार करना, ठीक है, मतलब स्पिरिचुअलिटी की तरफ लोगों को बढ़ाना, ठीक है। श्री अरविंदो पास्ट अवे ऑन 5 दिसंबर 1950 इन पौंडीचेरी, यानी कि 5 दिसंबर 1950 में उनका देहांत हो जाता है। तो देखेंगे आप कि 1910 से बिल्कुल 1950 तक, ठीक है, 1950 तक वो बिल्कुल पांडिचेरी में ही लास्ट के 40 साल अपने गुजारते हैं। मतलब स्पिरिचुअलिटी की तरफ उनका झुकाव होता है और उसी चीज को प्रोपोगेट करने के लिए, मतलब लोगों को अवेयर करने के लिए वहां पर वो अपने 40 साल गुजार देते हैं। जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर ने 1901 से 1941 में उनकी डेथ होती है, तो लास्ट के 40 साल वो एजुकेशन को डिवोट कर देते हैं। इसी तरह से जो अरविंदो है वो लास्ट के जो 40 साल हैं वो बिल्कुल स्पिरिचुअलिटी के बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए, मतलब यहाँ पर वो गुजार देते हैं पौंडीचेरी में, ठीक है, स्पिरिचुअल लाइफ को जीते हुए और स्पिरिचुअलिटी के बारे में ही लोगों को अवेयर करते हुए, ठीक है। तो ये उनकी लाइफ की 4 फेजेस थी, यानी कि पहली फेज बचपन में वो कहाँ पर क्या रहे, ठीक है, फिर उनका धीरे धीरे पॉलिटिक्स की तरफ इंटरेस्ट जागृत होता है, फिर उनका पॉलिटिकल एक्टिविज्म वाला फेज होता है, पॉलिटिक्स से वो फिर विड्रॉ कर लेते हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ वो आ जाते हैं और लास्ट में फिर उनकी डेथ हो जाती है। अब क्या होता है कि देखिए, जब बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में, तो उन्होंने अपनी वाइफ को एक लेटर लिखा था बंगाल विभाजन के टाइम में, जिसमें उन्होंने 3 मैडनेस की बात की है, 3 मैडनेस ऑफ श्री अरविंदो घोष, ठीक है, या हम 3 ग्रेट मिशंस भी हम इनको बोल सकते हैं। तो पहली मैडनेस क्या है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे आप, ठीक है। वो क्या कहते हैं कि उनकी पहली मैडनेस क्या है, पहला पागलपन क्या है कि ऑल द वर्च्यू, टैलेंट, द हायर एजुकेशन एंड नॉलेज एंड द वेल्थ गॉड हैज गिवन मी बिलोंग टू हिम, यानी कि जो भी ज्ञान, संपत्ति, हायर एजुकेशन, नॉलेज, मेरे को वेल्थ मिला है, वो सब कुछ गॉड का दिया हुआ है, ठीक है, वो उसी से रिलेटेड है, वह उन्हीं का है, गॉड का ही है वो सब कुछ, ठीक है। सेकंड मैडनेस उनकी क्या थी कि भाई चाहे किसी भी तरीके से मुझे गॉड को डायरेक्ट एक्सपीरियंस करना है, मुझे ईश्वर का प्रत्यक्ष अनुभव अवश्य प्राप्त करना है, चाहे मार्ग
कितना भी कठिन क्यों ना हो, ठीक है। ये उनकी सेकंड मैडनेस थी। और थर्ड मैडनेस क्या थी, आई नो माई कंट्री एज अ मदर, यानी कि जैसे हम कहते हैं ना कि ये हमारा देश है, इनकी भौगोलिक परिस्थिति ये है, ये पहाड़ नदी झरने, ठीक है, इस तरह की प्रकृति है, तो देश को हम इस तरह से जानते हैं, ठीक है, उनकी फिजियोलॉजी के आधार पर हम जानते हैं। लेकिन ये क्या कहते हैं कि जो मेरा देश है वो मेरे लिए मेरी मदर की तरह है। तो कहते हैं ना माँ के दूध का कर चुकाने वाली बात, तो वो यही कहते हैं कि मैं उनको मदर की तरह पूजता हूँ, मैं उनकी पूजा करता हूँ एक मदर के रूप में, ठीक है, मेरी मदर है ये, मतलब अपनी मदर के रूप में वो अपने देश को समझते हैं। तो ये उनकी थ्री मैडनेस है, जिसका जिक्र उन्होंने बंगाल विभाजन के टाइम अपनी पत्नी को जो लेटर लिखा था उसमें उन्होंने इस थ्री मैडनेस का जिक्र किया है, या हम इसको थ्री ग्रेट मिशंस के नाम से भी हम जान सकते हैं, ठीक है। अब श्री अरबिंदो को द प्रॉफिट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म भी कहा जाता है। ये लाइन कई बार पूछ ली जाती है, द प्रॉफिट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म किसको कहा जाता है, तो श्री अरबिंदो को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब बिकॉज ही गिव इंडिया द अर्लीस्ट एंड मोस्ट प्रोफाउंड स्पिरिचुअल कल्चरल एंड रिवोल्यूशनरी विजन ऑफ फ्रीडम लॉन्ग बिफोर द मेन स्ट्रीम नेशनल मूवमेंट टुक शेप, यानी कि जब जो राष्ट्रीय आंदोलन थे जब वो उभर रहे थे उससे बहुत पहले ही, ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय आंदोलन उभर रहे थे उससे बहुत पहले ही भारत को स्वतंत्रता का सबसे प्रारंभिक गहन मतलब स्पिरिचुअल सांस्कृतिक और क्रांतिकारी दृष्टिकोण उन्होंने ही प्रदान किया था। स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी उन्होंने मूव किया था, यानी कि उन्होंने बात की थी स्पिरिचुअलिटी की, कल्चर की, रिवोल्यूशनरी विजन की, तो इसलिए उनको प्रॉफिट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद बात करेंगे उनकी कुछ इंपोर्टेंट पब्लिकेशंस की, तो इसमें आर्या का नाम आपको ध्यान में रखना है। आर्या क्या है, आर्या एक मंथली फिलोसफिकल जर्नल है जो कि स्टार्ट किया गया था रविंद्रनाथ टैगोर और मीरा अल्फासा द मदर। अब मैंने वहां पर पिछली स्लाइड में हमने बात की थी मीरा रिचर्ड, और अब मैं कह रही हूं कि मीरा अल्फासा, उनको भी मदर का ही दर्जा दिया गया है। तो ये मीरा अल्फासा और मीरा रिचर्ड दोनों एक ही है। मीरा अल्फासा उनका बर्थ नेम है, मीरा रिचर्ड यानी कि उनके हस्बैंड का नाम पॉल रिचर्ड था, तो बाद में उनका नाम, शादी के बाद उनका नाम मीरा रिचर्ड हो जाता है। दोनों एक ही है। और उनका स्पिरिचुअल नाम क्या है, द मदर, ये किसके द्वारा दिया गया है, अरविंद घोष के द्वारा दिया गया, अरविंदो के द्वारा दिया गया है, ठीक है। तो आर्या उनकी मंथली फिलोसफिकल जर्नल है, एक पत्रिका है, ठीक है। ये कब स्टार्ट की गई थी, 15 अगस्त 1914 में उन्होंने शुरू की थी, ठीक है। 1921 तक ये चली थी, पौंडीचेरी से ये पब्लिश होती थी, इंग्लिश लैंग्वेज है, मंथली है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। कुछ और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अब ये जो आर्या थी, जो उनका मंथली पब्लिकेशन था, उसको व्हीकल फॉर अ न्यू स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ अरविंदोज फेमस बुक फर्स्ट अपीयर सीरियली इन आर्या, यानी कि उनकी जो भी पब्लिकेशंस हैं, जैसे जितनी भी बुक्स हैं, ठीक है, ये सबसे पहले आर्या में ही पब्लिश हुई थी, यानी कि पहले मतलब उनकी जो मंथली जर्नल था, उनकी जो पत्रिका थी, तो ये सारी बुक पहले उसमें प्रकाशित हुई थी, उसके बाद ही इंडिपेंडेंट बुक की फॉर्म में आई थी, ठीक है। तो क्वेश्चन अमूमन पूछ लिया जाता है, इन विच जर्नल वर मोस्ट ऑफ अरविंदोज मेजर वर्क फर्स्ट पब्लिश, तो कौन सी पत्रिका है उनकी, आर्या, 1914 से 1921 तक, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट उनकी आर्या है, उसके बाद यानी कि उनकी जो भी बुक आई है वो सबसे पहले आर्या में ही पब्लिश हुई थी। इसके अलावा ये उनकी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, तो सबसे पहले तो ये बुक्स उनकी आर्या जो मंथली पब्लिकेशन था उसी में प्रकाशित हुई थी, बाद में ये इंडिपेंडेंट बुक की फॉर्म में आई थी। तो लाइफ डिवाइन बहुत बार पूछा जाता है, एक द उपनिषद और सावित्री, सावित्री बहुत बार पूछा जाता है, फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, ठीक है। तो ये तीन बुक आप लोगों को बार बार रिपीट होती हुई नजर आएंगी, जो भी आप नेट के प्रीवियस ईयर पेपर्स को आप उठा के देखेंगे। तो इसके अलावा ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। The Human Cycle, The Mind of Light, The Ideal of Human Unity, Essays on the Gita, The Secret of the Vedas, The Upanishad, Savitri, The Riddle of this World, ठीक है। तो ये जितनी भी बुक्स हैं सबसे पहले ही आर्या पत्रिका में ही प्रकाशित हुई थी, उसके बाद ही इंडिपेंडेंट फॉर्म में आई है, ठीक है, इंडिपेंडेंट बुक की फॉर्म में आई है। आगे बात करेंगे ऑरोविल। देखिए ऑरोविल क्या है, एक उनका एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल टाउनशिप है ऑरोविल, जिसमें क्या है, एक्सपेरिमेंटल टाउनशिप यानी कि एक प्रयोगात्मक नगर है, ठीक है। इंडिया में कब फाउंड किया गया था, 1968 में पौंडीचेरी में। अब ये जो ऑरोविल का कॉन्सेप्ट है, इसका मतलब ये नहीं है कि 1968 में ही आया था, इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत 1930 में थी, ठीक है। इसकी शुरुआत किसने की थी, द मदर मीरा अल्फासा ने, ठीक है। मतलब ह्यूमैनिटी पर बेस्ड था, स्पिरिचुअल और हार्मोनियस वर्ल्ड कम्युनिटी की एक तरह से बात की गई है। अब इसका मतलब क्या है, इट रिप्रेजेंट द आइडिया ऑफ सिटी ऑफ डॉन, यानी कि इसको ऑरोविल को सिटी ऑफ डॉन यानी कि प्रभात नगरी के नाम से भी जाना जाता है, जो सिंबलाइज किसको करता है, न्यू बिगिनिंग फॉर ह्यूमैनिटी, यानी कि ह्यूमैनिटी के लिए एक नई शुरुआत, ठीक है।
तो इसका जो कॉन्सेप्ट 1930 में आया, तो इसका क्या टाइमलाइन है ऑरोविल की, तो सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत हुई थी, यानी कि इसका जो बर्थ हुआ था ऑरोविल कॉन्सेप्ट का, कब हुआ था 1930 में। 1960 में ये कॉन्सेप्ट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने प्रस्तुत किया गया। 1966 में यूनेस्को ने भी इसको मतलब कहा कि भाई इसका समर्थन किया था कि बहुत अच्छा है, इसका सपोर्ट किया था, बहुत अच्छा है ये कॉन्सेप्ट। 1968 में इसकी फाउंडिंग हो जाती है, ठीक है। अब क्या होता है कि जब इसकी फाउंडिंग हो जाती है तो जो मदर है, मदर कौन है, मीरा अल्फासा, उन्होंने एक लेडी को चूज किया, क्या नाम था उसका, रोजर एंजर, ठीक है। रोजर एंजर को वो चूज करती है। रोजर एंजर एक आर्किटेक्ट थी, ठीक है, आर्किटेक्ट थी। तो उस टाउनशिप का जो डिजाइन तैयार करने के लिए रोजर एंगर को चूज किया गया था, क्योंकि वो बहुत एक्सपर्ट थी, तो उन्होंने उसको चूज किया था कि भाई आप इसका डिजाइन तैयार करेंगे, ठीक है। इसको सिटी ऑफ डॉन के नाम से भी जाना जाता है। ये टाइटल किस लिए दिया गया इसको, ट्रिब्यूट टू श्री अरविंदो, यानी कि श्री अरविंदो को श्रद्धांजलि स्वरूप ये टाइटल दिया गया था, सिटी ऑफ डॉन, ठीक है। इसको सिटी ऑफ डॉन के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो ऑरोविल का पर्पज है वो क्या है, टू क्रिएट अ यूनिवर्सल टाउन, यानी कि एक यूनिवर्सल टाउन क्रिएट करना जहां पर लोग, यानी कि बियॉन्ड रिलीजियन पॉलिटिक्स एंड नेशनलिटी, यानी कि धर्म, पॉलिटिक्स, नेशनलिटी के बियॉन्ड जाकर पीस, हार्मोनी और ह्यूमन यूनिटी के साथ एक जगह इकट्ठा रहें, ठीक है। मतलब इन सारी चीजों से ऊपर उठकर शांति से, सामंजस्य के साथ और मानवीय एकता के साथ 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 रहें, बिल्कुल एक जगह इकट्ठा रहें, ठीक है। एक यूनिवर्सल टाउनशिप के रूप में हम इसको समझ सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रल योगा। तो देखिए इंटीग्रल योगा का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा डेवलप किया गया है, अरबिंदो के द्वारा डेवलप किया गया है। ये उनकी खुद की स्पिरिचुअल टेक्निक है इंटीग्रल योगा, जिसको वो पूर्ण योगा के नाम से भी बोलते हैं, पूर्ण योगा या इंटीग्रल योगा भी हम बोल सकते हैं। तो इसमें क्या किया गया है, इंटीग्रल योगा किसको कहा गया है, यानी कि योगा की जो ट्रेडिशनल फॉर्म्स हैं, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, राजयोग, ठीक है। इसके अलावा इसमें तांत्रिक फिलॉसफी के कुछ आइडियाज को भी सिंथेसाइज किया गया। इन सबको सिंथेसाइज करके इंटीग्रल योगा या पूर्ण योगा का नाम दिया गया है, ठीक है। इन सारी फॉर्म्स को सिंथेसाइज किया गया है, उसको इन्होंने इंटीग्रल योगा कहा है। अब इंटीग्रल योगा की वो बात करते हैं, तो इसका एम क्या है भाई, इस इंटीग्रल योगा से क्या अचीव किया जा सकता है। तो वो क्या कहते हैं कि इस इंटीग्रल योगा के थ्रू कोई भी योगी, कोई भी व्यक्ति जो है सुपर मेंटल लेवल को अचीव कर सकता है। सुपर मेंटल लेवल क्या है, हाईएस्ट लेवल है कॉन्शियसनेस का, यानी कि आत्मा चेतना का सर्वोच्च स्तर है सुपर मेंटल लेवल। जब व्यक्ति इसको अचीव कर लेता है तो उसको एक मतलब एक आनंद की अनुभूति होती है, एक स्पिरिचुअल जॉय महसूस होता है, ठीक है। उसको आनंद की अनुभूति होती है। दिस अटेनमेंट ऑफ आनंद, जब उसको इस आनंद की अनुभूति होती है तो वो चीज उसको सेल्फ रियलाइजेशन के लिए इंस्पायर करती है, यानी कि उसको आत्म साक्षात्कार के लिए, आत्म साक्षात्कार की तरफ ले जाती है। और जब व्यक्ति उस चीज की तरफ मूव हो जाता है, मतलब वो सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ बढ़ता है, तो वो चीज व्यक्ति को अंदर से इंस्पायर करती है सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी के लिए, ठीक है। यानी कि मानवता की सेवा के लिए वो चीज प्रेरित करती है। ये उनका मानना था कि भाई इस इंटीग्रल योगा का ये एम है, ठीक है। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने इंटीग्रल योगा से रिलेटेड इंक्लूड कर दिए हैं कि भाई इंटीग्रल योगा या पूर्ण योगा क्या है, मतलब सिंथेसिस है, यानी कि ये जो अलग अलग फॉर्म्स हैं योगा की, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, राजयोग और तांत्रिक आइडियाज, उनको सिंथेसाइज किया गया। इसका गोल क्या है, यानी कि सुपर मेंटल लेवल को ऊंचा उठाना, अटेनमेंट ऑफ आनंद, सेल्फ रियलाइजेशन और सर्विस टू ह्यूमैनिटी, जो कि मैंने पिछली स्लाइड में बता ही दिया है। फिलॉसफी की अगर हम बात करें तो मैटर एंड स्पिरिट आर वन, ये क्या कहते हैं, मतलब ये आइडियलिस्टिक फिलॉसफी है इनकी। अरबिंदो घोष की जो फिलॉसफी है वो आइडियलिस्टिक फिलॉसफी है, लेकिन आइडियलिज्म की बात हम नहीं कर रहे हैं। आइडियलिज्म में तो जैसे मैटर और स्पिरिट दोनों को अलग अलग माना गया है। ये क्या कह रहे हैं कि मैटर और स्पिरिट एक ही है, ठीक है। वो क्या कह रहे हैं कि इनका जो है ग्रेजुअल इवोल्यूशन जैसे जैसे होगा तो स्पिरिचुअल परफेक्शन की तरफ व्यक्ति जाएगा, ठीक है। मतलब धीरे धीरे मैटर और स्पिरिट एक ही है, धीरे धीरे जो ग्रेजुअल इवोल्यूशन होगा वो स्पिरिचुअल परफेक्शन को लीड करेगा। पाथ फाइंडर्स की अगर हम बात करें तो इनलाइटेंड सोल्स गाइड अदर्स टूवर्ड्स स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, यानी कि जो इनलाइटेंड सोल है, जिनको आत्म साक्षात्कार की अनुभूति हो गई है, वो दूसरे लोगों को स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए भी गाइड कर सकती है। इंडिया का रोल क्या है, क्योंकि हम कहते हैं ना कि हमारा इंडिया, हमारा जो देश है वो स्पिरिचुअलिटी के फील्ड में बहुत आगे है। लोग मतलब यहाँ का एग्जाम्पल भी देते हैं, यहाँ के जो गुरु हुए हैं, बहुत बड़े बड़े गुरु हुए हैं, हम सभी जानते हैं। फिलॉसफी के फील्ड में हम देखेंगे जिद्दू कृष्णमूर्ति हो गया, स्वामी विवेकानंद, और भी बहुत बड़े बड़े गुरु हुए हैं, ठीक है। स्टार्टिंग से ही वेदास के टाइम से वेद, उपनिषद, उसके बाद मतलब बहुत सारी चीजें यहाँ पर रही हैं, बहुत बड़े बड़े गुरु हुए हैं। तो इंडिया का रोल क्या रहेगा कि इंडिया का जो स्पिरिचुअल विजडम है वो ग्लोबल रीजनरेशन और यूनिटी
के लिए मतलब लीड कर सकता है पूरे वर्ल्ड को, ठीक है। क्योंकि इंडिया का जो डीप स्पिरिचुअल ट्रेडिशन है, यानी कि हमारे देश की जो आध्यात्मिक जड़ें हैं वो बहुत गहरी हैं, मतलब बहुत सालों से यहाँ पर ऋषि मुनि मतलब इस तरह से हुए हैं कि स्पिरिचुअल ट्रेडिशन बहुत गहरा है। जैसे पीस, हार्मोनी हो गया, कंपैशन हो गया, और एक वसुधैव कुटुंबकम का जो आइडिया है कि भाई पूरा वर्ल्ड एक फैमिली की तरह है, ठीक है। ये वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है वो क्या कहती है कि पूरा संसार ही एक फैमिली की तरह है। तो ये सारी चीजें हमारा जो स्पिरिचुअल ट्रेडिशन है ये इंस्पायर कर सकता है वर्ल्ड को टू रीबिल्ड इटसेल्फ विद यूनिटी, म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड हायर ह्यूमन वैल्यूज, यानी कि वर्ल्ड को इंस्पायर कर सकता है किसके लिए, यूनिटी के लिए, म्यूचुअल रिस्पेक्ट के लिए और हायर ह्यूमन वैल्यूज के लिए। इसके बाद बात करेंगे थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, यानी कि उनका जो वास्तविकता का सिद्धांत है, उनकी जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है वो क्या है। तो उनकी जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है वो फिलोसफिकल है, ठीक है, दार्शनिक है, इंपेरिकल नहीं है, साइंटिफिक नहीं है, प्रयोगात्मक नहीं है, ठीक है। जिसमें वो क्या कहते हैं कि जो अल्टीमेट रियलिटी है वो डायनेमिक प्रिंसिपल पर आधारित है, यानी कि जो रियलिटी है वो कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू मैनिफेस्ट इटसेल्फ, यानी कि लगातार चेंज हो रही है, एंड रिटर्न टू इटसेल्फ, यानी कि बिल्कुल उसमें चेंज होता रहेगा, डायनेमिक है, ठीक है। अल्टीमेट रियलिटी क्या है, डायनेमिक है, स्टैटिक नहीं है। जिसमें ये दो कॉस्मिक मूवमेंट की बात करते हैं, कौन कौन से, एक है इनवोल्यूशन और दूसरा है इवोल्यूशन। इनवोल्यूशन का मतलब डाउनवर्ड मूवमेंट, ठीक है, डाउनवर्ड मूवमेंट किसका, डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ स्पिरिट इनटू मैटर, ठीक है। इवोल्यूशन का मतलब इवोल्व हो रही है चीजें, यानी कि इवोल्यूशन में क्या है, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ लाइफ एंड कॉन्शियसनेस फ्रॉम मैटर टू स्पिरिट, यानी कि मैटर टू स्पिरिट की तरफ चीजें इवोल्व हो रही है, ठीक है, इवोल्यूशन हो रहा है। अब ये जो इवोल्यूशन है ये किस पर डिपेंड करता है, इनवोल्यूशन पर, यानी कि मान के चलता है कि इवोल्यूशन तभी पॉसिबल है जब इनवोल्यूशन होगा, जब चीजें गिरेंगी, खत्म होंगी, तभी तो इवोल्व होंगी, ठीक है। तो इवोल्यूशन का जो प्रोसेस है वो क्या कहते हैं, इवोल्यूशन तभी पॉसिबल है जब इनवोल्यूशन हैज ऑलरेडी टेकन प्लेस, यानी कि जब इनवोल्यूशन हो जाएगा तभी इवोल्व होंगी ना चीजें, तो नई चीजें तभी मतलब उभर कर आएंगी। तो इवोल्यूशन के प्रोसेस में ये ट्रिपल प्रोसेस की बात करते हैं, तीन चीजों की बात करते हैं, एक है वाइडनिंग, हाइटनिंग और इंटीग्रेशन। वाइडनिंग का मतलब विस्तार होना, प्रोवाइडिंग ग्रेटर स्कोप, यानी कि स्कोप बढ़ रहा है, ठीक है। हाइटनिंग का मतलब चीजें एक लेवल से दूसरे लेवल पर लेवल बढ़ रहा है। और इंटीग्रेशन में क्या किया जा रहा है, यूनाइटिंग ऑल लेवल्स हार्मोनियसली, यानी कि जितने भी लेवल्स हैं उनको यूनाइट किया जा रहा है, उनमें सामंजस्य स्थापित किया जा रहा है, उनको इंटीग्रेट किया जा रहा है। तो ये स्लाइड एज इट इज हिंदी में भी है। तो देखिए ये क्या करते हैं, इंटीग्रेशन की बात करते हैं। इंटीग्रेशन पर इन्होंने बहुत ज्यादा, इंटीग्रल योगा, इंटीग्रल एजुकेशन, इंटीग्रेशन की बात करते हैं। तो इन्होंने अपनी बुक में दो नेगेशंस की भी बात की है। उनकी बुक कौन सी है, लाइफ डिवाइन, द लाइफ डिवाइन उनकी बुक है। उसमें उन्होंने दो नेगेशंस, दो ऑपोजिट पोल्स बताए हैं एक ही सेम एरर्स के, जिसको उन्होंने दो नेगेशंस का है, एस्थेटिक आइडियल और मटेरियलिज्म। ये दो नेगेशंस उनकी क्या है, दो नेगेशंस की बात कौन करते हैं, अरविंदो करते हैं। कौन कौन सी दो नेगेशंस, यानी कि इनको इन्होंने क्रिटिसाइज किया है। एक है एस्थेटिक आइडियल, एस्थेटिक आइडियल का मतलब एस्थेटिक आइडियल का मतलब सन्यासी, तपस्वी वाली जो लाइफ है। इट रिजेक्ट्स लाइफ एंड वर्ल्ड प्लेजर कंप्लीटली, यानी कि जो बिल्कुल सांसारिक जीवन को छोड़ने की बात करता है। दूसरा है मटेरियलिज्म, दूसरा इट इग्नोर्स द इनर स्पिरिचुअल रियलिटी। ये जो मटेरियलिज्म है ये इनर स्पिरिचुअल रियलिटी को इग्नोर करता है। तो ये दोनों एक ही एरर के दो अलग अलग पोल्स हैं। तो इनको इन्होंने दो नेगेशंस का है, एस्थेटिक आइडियल और मटेरियलिज्म को। ये इंटीग्रेशन की बात करते हैं, ठीक है। इस चीज को इन्होंने किसमें एक्सप्लेन किया है, द लाइफ डिवाइन उनकी जो बुक है उसमें कहा है कि एक्सट्रीम्स ऑफ द सेम एरर, एक ही एरर की दो एक्सट्रीमिटीज हैं, ये दो एक्सट्रीमिटीज हैं, एस्थेटिक आइडियल और मटेरियलिज्म। तो ये क्या है, उनके द्वारा बताई गई दो नेगेशंस हैं। इसके बाद बात करेंगे फिलॉसफी की, यानी कि उनका फिलॉसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहता है। तो वो क्या कहते हैं कि ट्रू नॉलेज इज नॉट अटेन्ड बाय थिंकिंग, यानी कि जो ट्रू नॉलेज है, वास्तविक ज्ञान थिंकिंग के द्वारा अटेन नहीं किया जा सकता। वो क्या है, इट इज व्हाट यू आर, मतलब आप क्या हैं और आप क्या बन सकते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। नथिंग कैन बी टॉट, कुछ भी पढ़ाया नहीं जा सकता। तो उनकी जो फिलॉसफी है वो आइडियलिस्टिक है और वेदांतिक फिलॉसफी पर वो डिपेंड है, ठीक है। ही बिलीव दैट रियल नॉलेज इज अटेन्ड थ्रू इनर रियलाइजेशन, नॉट थ्रू एक्सटर्नल टीचिंग। उनका मानना क्या है, मतलब उनका फिलॉसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहता है कि मतलब जो नॉलेज है, जो रियल नॉलेज है, उसको आप इनर रियलाइजेशन के द्वारा, आत्मा की अनुभूति के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। एक्सटर्नल टीचिंग के द्वारा उसको अचीव नहीं किया जा सकता।
इसके बाद बात करेंगे प्लेन्स ऑफ माइंड, यानी कि उन्होंने माइंड की भी बात की है, ठीक है। माइंड को वो सिक्स सेंस मानते हैं, ठीक है। माइंड क्या है? सिक्स सेंस है। क्या कई बार पूछ लिया जाता है कि माइंड को सिक्स सेंस किसने कहा है, तो किसने कहा है? अरबिंदो ने कहा है। और वो क्या कहते हैं कि माइंड जो है सिक्स सेंस है और उसको ट्रेन करना चाहिए हाईएस्ट परफेक्शन तक, ठीक है। द फर्स्ट बिजनेस ऑफ द एजुकेशनिस्ट इज टू डेवलप इन द चाइल्ड द राइट यूज ऑफ सिक्स सेंसेस। तो ये छह सेंसेस की बात करते हैं। अमूमन हम कहते हैं ना पांच सेंसेस हैं ये, लेकिन ये क्या कहते हैं? छह सेंसेस हैं। सिक्स सेंस ये किसको मानते हैं? माइंड को मानते हैं। तो वो क्या कहते हैं कि जो भी एजुकेशनल टीचर्स हैं उनको, मतलब जो सिक्स सेंसेस हैं, जो छह सेंसेस हैं, उनको राइट उसका डेवलपमेंट होना चाहिए। माइंड को परफेक्टली ट्रेन किया जाना चाहिए हाईएस्ट पॉसिबल लिमिट तक, अदरवाइज जो एजुकेशन है वो इनकम्प्लीट और वन साइडेड रह जाएगी। ये उनका मानना है, ठीक है, माइंड के बारे में। और वो माइंड के छह प्लेन्स की बात करते हैं, मतलब छह लेवल्स उनके द्वारा बताए गए हैं। कौन कौन से? द ऑर्डिनरी माइंड, इसके तीन पार्ट्स हैं, थिंकिंग, डायनेमिक और एक्सटर्नलाइजिंग। द हायर माइंड, द इल्यूमिनेटेड माइंड, द इंट्यूटिव माइंड, द ओवर माइंड और द सुपर माइंड, ठीक है। ये छह का थोड़ा सा सीक्वेंस आप ध्यान में रखेंगे, कई बार पूछ लिया जाता है। यही स्लाइड एज इट इज हिंदी में भी है। इसके बाद ये जो छह माइंड्स मैंने बताए हैं, इनको थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन कर दिया है ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि मैंने तो बता दिया है, हालांकि इतना डिटेल में पूछा नहीं जाता। तो जो ऑर्डिनरी माइंड है वो किससे रिलेटेड है, यानी कि जो एवरीडे थॉट्स हैं उनको डील करता है, रीजनिंग, जो आउटवर्ड एक्शंस वगैरह है उनसे रिलेटेड है, यानी कि डेली वर्क, जो डेली थॉट्स है उनसे रिलेटेड है। द हायर माइंड, यानी कि उससे जो थोड़ी सी ऊपर वाली स्टेज आ जाती है, थिंक्स इन ब्रॉड आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट्स, मोर काम, क्लियर एंड इंस्पायर्ड देन ऑर्डिनरी माइंड, यानी कि उससे ऑर्डिनरी माइंड से हायर लेवल आ जाता है इसका, ठीक है। द इल्यूमिनेटेड माइंड क्या है? थिंक विद लाइट, क्लैरिटी एंड हायर विजन, यानी कि और ऊपर वाली स्टेज चली जाती है। हायर माइंड से एक स्टेप ऊपर आ जाता है, ठीक है, इसमें, यानी कि इसमें व्यक्ति लाइट, क्लैरिटी और हायर विजन रखता है। आइडियाज कम विद अ ब्राइट इनर अंडरस्टैंडिंग। इंट्यूटिव माइंड, मतलब एक बत्ती जल जाना, ठीक है, कहते हैं ना इंट्यूशन हो रहा है मुझे, डायरेक्टली नोज द ट्रूथ विदाउट रीजनिंग, रिसीव्स नॉलेज इंस्टेंटली लाइक अ फ्लैश, मतलब एक जैसे कहते हैं ना बत्ती जल गई दिमाग की, वो वाली बात हो रही है। इंट्यूटिव माइंड यानी कि इल्यूमिनेटेड माइंड से ऊपर वाली स्टेज है। ओवर माइंड क्या है? वेरी वास्ट एंड पावरफुल सोर्स ऑफ यूनिवर्सल आइडियाज एंड कॉस्मिक विजन बियॉन्ड ईगो, ठीक है, ये मतलब उससे भी ऊपर वाली स्टेज आ जाती है। और सुपर माइंड सबसे हाईएस्ट स्टेज होती है, हाईएस्ट प्लेन होता है, ट्रूथ कॉन्शियसनेस, परफेक्ट नॉलेज एंड परफेक्ट विल एक्टिंग टुगेदर, ठीक है, मतलब सबसे हाईएस्ट स्टेज होती है माइंड की, सुपर माइंड, ठीक है। ऑर्डिनरी, हायर माइंड, इल्यूमिनेटेड माइंड, इंट्यूटिव माइंड, ओवर माइंड और सुपर माइंड, ठीक है। थोड़ा थोड़ा बेसिक सा चीज मैंने आप लोगों को बता ही दिया इसके बारे में। इसके बाद बात करेंगे श्री अरबिंदो की एजुकेशनल फिलॉसफी की, यानी कि उन्होंने क्या कहा है एजुकेशन के बारे में, उनके क्या थॉट प्रोसेस हैं, कॉन्सेप्ट एजुकेशन के क्या होती है, एम्स क्या बताए हैं, करिकुलम कैसा होना चाहिए, टीचिंग मेथड, टीचर का रोल कैसा होना चाहिए, डिसिप्लिन, इन सारे एस्पेक्ट्स को हम समझेंगे, ठीक है। यानी कि इनके बारे में श्री अरबिंदो की जो एजुकेशनल फिलॉसफी वो क्या सोचते हैं, उन्होंने क्या कुछ बताया है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन की अगर हम बात करें तो श्री अरबिंदो क्या कहते हैं? द काइंड ऑफ एजुकेशन इंडिया नीड्स शुड बी प्रॉपर टू द इंडियन सोल एंड टेम्परामेंट, यानी कि नेशनल एजुकेशन सिस्टम की वो बात करते हैं। बाद में लास्ट में भी मैंने स्लाइड इंक्लूड किया है कि भाई जो एजुकेशन है वो बिल्कुल इंडियन सोल और टेम्परामेंट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ठीक है, मतलब डीपली कनेक्टेड विद इंडियाज कल्चर, स्पिरिट एंड इनर नीड, नॉट जस्ट इमिटेटिंग द वेस्ट, मतलब भाई हमारा जो कल्चर है, हमारा जो सोचने समझने का तरीका है, हमारी जो इनर नीड है उसके अकॉर्डिंग एजुकेशन होनी चाहिए, ठीक है, आपको वेस्ट को इमिटेट नहीं करना है। यही वो कहते हैं, ही सेड दैट एजुकेशन इज नॉट मियरली एक्वायरिंग इंफॉर्मेशन बट द एक्विजिशन ऑफ वेरियस काइंड ऑफ नॉलेज एंड विजडम लीडिंग टू सेल्फ डेवलपमेंट, यानी कि उनका मानना क्या है कि भाई शिक्षा केवल जानकारी प्रदान करना नहीं है बल्कि विभिन्न प्रकार के ज्ञान को, यानी कि जो एक्विजिशन ऑफ वेरियस काइंड ऑफ नॉलेज एंड विजडम, जो अलग अलग टाइप के नॉलेज और विजडम से उनको एक्वायर करना है, उसके द्वारा ही आप अपना सेल्फ डेवलपमेंट को लीड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ठीक है, जिससे व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो सकता है। इसके बाद बात करेंगे फंक्शन ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा के क्या क्या एसेंशियल फंक्शंस उनके द्वारा बताए गए। तो वो क्या कहते हैं कि भाई क्या क्या कार्य होने चाहिए शिक्षा के, टू ब्रिंग आउट द रियल मैन हिडन विद इन एवरी इंडिविजुअल, यानी कि जो हर इंडिविजुअल में जो रियल हिडन मैन है, जो छुपा हुआ अंतर्निहित वास्तविक मनुष्य, उसको बाहर निकालना है ताकि व्यक्ति सेल्फ रियलाइज कर सके, ठीक है। टू बिल्ड द पावर्स ऑफ माइंड एंड स्पिरिट, यानी कि मस्तिष्क और आत्मा की शक्तियों का विकास करना है। टू इस्टेब्लिश कॉन्टिन्यूटी बिटवीन पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ ह्यूमन लाइफ, यानी कि व्यक्ति को अतीत, वर्तमान और भविष्य के बीच निरंतरता को स्थापित करना है।
टू इस्टेब्लिश राइट रिलेशन विद लाइफ एंड सोसाइटी, लाइफ और सोसाइटी के साथ रिलेशनशिप यानी कि व्यक्ति को जीवन और समाज के साथ उचित संबंध स्थापित करने में सक्षम बनाना है। टू प्रिपेयर द इंडिविजुअल फॉर सेल्फ रियलाइजेशन एंड वर्ल्ड सर्विस, यानी कि इंडिविजुअल को सेल्फ रियलाइजेशन और विश्व सेवा के लिए प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा है कि भी शिक्षा का उद्देश्य केवल आजीविका कमाना नहीं है, ठीक है, कंप्लीट लिविंग के लिए तैयार किया, पूर्ण जीवन के लिए तैयार करना है व्यक्ति को। ठीक है, सिर्फ आप अपने लिए आजीविका कमा रहे हैं वो शिक्षा का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। कंप्लीट लिविंग के लिए मतलब पूर्ण जीवन की तैयारी के लिए तैयार करना है, पूर्ण जीवन के लिए उसको तैयार करना है, जिससे वो भौतिक और आध्यात्मिक दो जो एस्पेक्ट्स हैं उनको बेहतर तरीके से उनके बीच में वो संतुलन स्थापित कर सके। ही सेड एजुकेशन शुड नॉट ओनली प्रिपेयर ओनली फॉर लाइवलीहुड बट ऑल्सो फॉर कंप्लीट लिविंग, यानी कि वो क्या कह रहे हैं कि भाई जो शिक्षा का उद्देश्य है वो व्यक्ति को अपनी लिए आजीविका कमाने तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि कंप्लीट लिविंग पूर्ण जीवन के लिए तैयार करना हो, इस तरह की एजुकेशन होनी चाहिए। यानी कि व्यक्ति बैलेंस बना सके, यानी कि बैलेंस बिटवीन द मटेरियल एंड स्पिरिचुअल साइड्स ऑफ लाइफ, यानी कि उसका जो मटेरियल साइड है लाइफ का, जो स्पिरिचुअल साइड है उसके बीच में वो बैलेंस मेंटेन कर सके, ये शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, यानी कि कंप्लीट लिविंग पूर्ण जीवन के लिए तैयार करना है। इसके बाद इंटीग्रल एजुकेशन की बात, यानी कि ये बहुत बार पूछा जाता है, इंटीग्रल एजुकेशन की बात कौन करते हैं, यानी कि इंटीग्रल शब्द को ही आप श्री अरबिंदो के साथ रिलेट कर सकते हैं, जहां पर भी इंटीग्रल जो शब्द आपको दिखाई देता है तो वो अरबिंदो के साथ आप जा सकते हैं। ठीक है, इंटीग्रल योगा, इंटीग्रल एजुकेशन, इंटीग्रेशन की वो बात करते हैं। ठीक है, अब ये इंटीग्रल एजुकेशन क्या है, इंटीग्रल एजुकेशन, इंटीग्रल योगा तो हमने पढ़ा, इंटीग्रल एजुकेशन की भी बात करते हैं, मींस फॉर कंप्लीट डेवलपमेंट, यानी कि इंटीग्रल एजुकेशन का मतलब है बॉडी माइंड और सोल का कंप्लीट डेवलपमेंट होना चाहिए। समग्र शिक्षा का है शरीर मन और आत्मा का सामंजस्यपूर्ण विकास। इट सिंथेसाइज ईस्ट एंड वेस्ट, स्पिरिट एंड मैटर, साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी। ये क्या है, मतलब ईस्ट और वेस्ट को सिंथेसाइज करना, स्पिरिट और मैटर को, और साइंस और स्पिरिचुअलिटी को सिंथेसाइज करना, उसको उन्होंने इंटीग्रल एजुकेशन का नाम दिया है। अब इस इंटीग्रल एजुकेशन में वो 5 स्टेजेस की बात करते हैं। कौन कौन सी 5 स्टेजेस उनके द्वारा बताई गई हैं? फिजिकल एजुकेशन यानी कि शारीरिक शिक्षा जो कि हेल्थ, स्ट्रेंथ, डिसिप्लिन से रिलेटेड रहेगी। वाइटल एजुकेशन यानी कि जो इमोशंस और डिजायर्स पर कंट्रोल किस तरह से करना है, जीवन शक्ति का विकास। मेंटल एजुकेशन यानी कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट से रिलेटेड रहेगी। साइकिक एजुकेशन यानी कि जो इनर सेल्फ है उसको किस तरह से डिस्कवर करना है। स्पिरिचुअल एजुकेशन यूनियन विद द डिवाइन यानी कि आध्यात्मिक शिक्षा, ठीक है, डिवाइन के साथ, मतलब जो हम कहते हैं ना परमात्मा के साथ आत्मा और परमात्मा का मिलन, उसको स्पिरिचुअल एजुकेशन उन्होंने कहा है। तो वो क्या कहते हैं, माइंड मस्ट बी परफेक्टली ट्रेन टू द हाईएस्ट पॉसिबल लिमिट, अदरवाइज द एजुकेशन ऑफ द चाइल्ड विल रिमेन इनकम्प्लीट एंड वन साइडेड। ये लाइन बहुत बार एज इट इज पूछी जाती है, कोटेशन है उनकी कि भी माइंड को जो हाईएस्ट पॉसिबल लिमिट है वहां तक ट्रेन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, परफेक्टली ट्रेन किया जाना चाहिए, नहीं तो जो एजुकेशन है वो इनकम्प्लीट और वन साइडेड रह जाएगी। ठीक है, अब ये जो इंटीग्रल स्कूल, इंटीग्रल एजुकेशन की बात करते हैं तो इसमें 4 तरह के रूम्स की बात करते हैं। ये कई बार पूछ लिया जाता है, कौन कौन से? रूम ऑफ साइलेंस, रूम ऑफ कोलैबोरेशन, रूम ऑफ कंसल्टेशन और लेक्चर रूम। ठीक है, तो रूम ऑफ साइलेंस का मतलब जहां पर व्यक्ति सेल्फ रियलाइजेशन के लिए मौन बैठकर कुछ भी अपने लिए आत्मचिंतन मनन करता है, उसको रूम ऑफ साइलेंस कहा गया है। रूम ऑफ कोलैबोरेशन यानी कि जहां पर टीम वर्क, सहयोग के साथ एक दूसरे के साथ काम करना, मिलजुल कर काम करना सीखते हैं, वो रूम ऑफ कोलैबोरेशन है। कंसल्टेशन यानी कि जहां पर छात्र अपनी शंकाएं टीचर के साथ बैठकर एकांत में टीचर से अपना जो भी उनका कुछ भी प्रॉब्लम है उसको दूर करता है, जो भी शंकाएं हैं, जो भी गाइडेंस उनको चाहिए उसको कंसल्ट, मतलब टीचर के साथ कंसल्ट करता है। और लेक्चर रूम क्या है, जहां पर टीचर बहुत सारे बच्चों को इकट्ठा बैठकर पढ़ाता है, उसको लेक्चर रूम कहा गया है। ठीक है, अब बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रू टीचिंग, यानी कि उनके द्वारा ट्रू टीचिंग के क्या क्या प्रिंसिपल्स बताए गए हैं, सत्य शिक्षण के क्या सिद्धांत बताए गए हैं। नथिंग कैन बी टॉट, ये उनकी बहुत फेमस लाइन है कि कुछ भी चीज बच्चों को सिखाई नहीं जा सकती। टीचर एक टास्क मास्टर की तरह, मतलब एक टास्क मास्टर की तरह नहीं है, वो एक हेल्पर और गाइड की तरह होता है, कुछ भी आप सिखा नहीं सकते। ठीक है, माइंड हैज टू बी कंसल्टेड इन इट्स ग्रोथ, यानी कि एजुकेशन शुड फॉलो द नेचुरल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड्स माइंड, यानी कि मतलब जैसे बच्चे की जो नेचुरल ग्रोथ होती है, जैसे बच्चा 2 साल का है और आप चाहें कि उसको 10 साल के बच्चे वाली नॉलेज प्रोवाइड कर दे, तो वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब माइंड हैज टू बी कंसल्टेड इन इट्स ग्रोथ, जो स्टेजेस होते हैं जिस तरह से बच्चा डेवलप करता है तो उसी के अकॉर्डिंग एजुकेशन दी जानी चाहिए। ठीक है, वर्क फ्रॉम नियर टू फार, फ्रॉम नोन टू अननोन, चाइल्ड शुड मूव फ्रॉम फैमिलियर टू न्यू एक्सपीरियंसेस, यानी कि ये टीचिंग मैगजीन्स में भी हम पढ़ते हैं, नियर टू फार, नोन टू अननोन। ठीक है, यानी कि ये क्या है, मतलब आपको फैमिलियर चीज से न्यू एक्सपीरियंसेस की तरफ बच्चे को लेके जाना है, जो जानता है उससे दूसरी चीजों की तरफ उसको बढ़ाना है। ठीक है, नोन टू अननोन, नियर
2 4 की हम बात करते हैं। ज्ञात से अज्ञात, निकट से दूर की ओर सिखाना, मतलब जो फेमिलियर चीजें हैं उससे दूसरे जो न्यू एक्सपीरियंसेस हैं उसकी तरफ बढ़ाना है। ये उन्होंने ट्रू टीचिंग के कुछ प्रिंसिपल्स बताए हैं। अब हम बात करेंगे एम्स ऑफ एजुकेशन। तो एम्स किस तरह के होनी चाहिए, उनका क्या मानना है। तो फिजिकल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ सेंसेस, परफेक्शन ऑफ सोल, डेवलपमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस, रियलाइजेशन ऑफ इनर सेल्फ, मोरल एंड वैल्यू एजुकेशन, हार्मोनी बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। तो ये सारी चीजें मैं आप लोगों को समझा ही चुकी हूँ, यानी कि सेल्फ रियलाइजेशन की ओवरऑल वो बात करते हैं। ठीक है, सेंसेस का डेवलपमेंट, सोल का परफेक्शन, ठीक है, कॉन्शियसनेस का डेवलपमेंट, इनर सेल्फ का रियलाइजेशन, मोरल वैल्यू एजुकेशन, इंडिविजुअल और सोसाइटी के बीच हार्मोनी को स्थापित करना, फिजिकल डेवलपमेंट, ये सारी चीजें। चीफ एम की अगर हम बात करें तो वो क्या है, शुड बी टू हेल्प द ग्रोइंग सोल टू ड्रॉ आउट दैट इन इट सेल्फ विच इज बेस्ट एंड मेक इट परफेक्ट फॉर अ नोबल यूज। यानी कि शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या होना चाहिए कि भाई जो बढ़ती हुई जो ग्रोइंग सोल्स हैं उनके भीतर जो सर्वोत्तम बेस्ट चीज है उसको बाहर निकालना है, उसको प्रकट कर सके, उसी महान उद्देश्य के लिए, यानी कि किसी नोबल यूज के लिए उसको पूर्ण बनाए। ठीक है, यानी कि परफेक्ट फॉर अ नोबल यूज, और वो चीज जो उनके अंदर बेस्ट है वो किसी नोबल यूज में काम आए। ठीक है, मतलब वो परफेक्ट होनी चाहिए नोबल यूज के लिए। जैसे सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी की वो बात करते हैं कि भी देश सेवा, मानवता की सेवा के लिए वो चीज लगाएं। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे करिकुलम की। तो देखिए उन्होंने करिकुलम के कुछ प्रिंसिपल्स की भी बात की है कि भाई करिकुलम के ये सिद्धांत होने चाहिए, क्या होने चाहिए, ऑल लाइफ इज एजुकेशन, यानी कि पूरी लाइफ ही एजुकेशन है, वो सिर्फ कुछ टेक्स्ट बुक्स तक सीमित नहीं होनी चाहिए, पूरी लाइफ व्यक्ति सीखता है। ठीक है, शुड प्रमोट मेंटल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, यानी कि करिकुलम इस तरह का होना चाहिए जो मेंटल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट को भी प्रमोट करे, फ्लेक्सिबल, इंटरेस्टिंग और क्रिएटिव होना चाहिए। शुड डेवलप इंटीग्रल पर्सनैलिटी, यानी कि एक इंटीग्रल समन्वित पर्सनैलिटी को डेवलप करे। सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें तो इन्होंने अलग अलग लेवल्स पर सब्जेक्ट्स की बात की है। तो प्राइमरी लेवल पर क्या क्या होनी चाहिए, मदर टंग यानी कि जो लैंग्वेज है वो मदर टंग का यूज किया जाना चाहिए। इंग्लिश की भी बात करते हैं क्योंकि इनकी जो ब्रिंगिंग थी वो वेस्टर्नाइज थी, तो इंग्लिश की भी बात करते हैं। आर्ट, अर्थमेटिक, जनरल साइंस, सोशल स्टडीज, ठीक है, ये बेसिक सब्जेक्ट होनी चाहिए। सेकेंडरी लेवल पर इंग्लिश, फ्रेंच, आर्ट, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बॉटनी, हेल्थ एजुकेशन। यूनिवर्सिटी लेवल पर इंडियन एंड वेस्टर्न फिलोसफी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, लिटरेचर, इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है, इस तरह के सब्जेक्ट होने चाहिए। वोकेशनल पर वो पेंटिंग, कारपेंट्री, फोटोग्राफी, सीविंग, म्यूजिक, इंजीनियरिंग, हैंडीक्राफ्ट, इस तरह के सब्जेक्ट्स की वो बात करते हैं। अलग अलग लेवल पर उन्होंने बताए हैं। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे रोल ऑफ टीचर। टीचर का क्या रोल रहेगा, तो देखिए सेंटर प्लेस है टीचर का एजुकेशन में, यानी कि सेंट्रल फिगर ऑफ एजुकेशन। टीचर का अहम रोल है, यानी कि जो टीचर है वो एक गाइड की तरह होना चाहिए, एक डिक्टेटर की तरह नहीं होना चाहिए कि बच्चों को कंट्रोल करने की बजाय बच्चों को गाइड करे। ठीक है, टीचर का क्या रोल है कि हर बच्चा यूनिक है, हर बच्चा डिफरेंट है, हर बच्चे में मतलब जो यूनिकनेस है उसको वो पहचाने और उस जो सेल्फ डेवलपिंग सोल है उसको रिकॉग्नाइज करे कि किस तरह से इस बच्चे का डेवलपमेंट हो सकता है। ठीक है, डेवलप्स इंडिविजुअलिटी, यानी कि इंडिविजुअलिटी को डेवलप करे और बच्चों में वैल्यूज को लव और इंस्पिरेशन के थ्रू डेवलप करे। ठीक है, यानी कि टीचर का अहम रोल है, टीचर गाइड की तरह होना चाहिए, डिक्टेटरशिप की तरह नहीं होना चाहिए। ठीक है, मेथड्स ऑफ टीचिंग की अगर हम बात करें तो टीचिंग मेथड्स में वो लव एंड सिंपैथी फॉर चाइल्ड, यानी कि बच्चों के प्रति लव और सिंपैथी होनी चाहिए। मदर टंग मीडियम के रूप में होना चाहिए। लर्निंग बाय डूइंग, सेल्फ एक्सपीरियंस, एजुकेशन अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट एंड नेचर, यानी कि बच्चे के इंटरेस्ट और नेचर के अकॉर्डिंग एजुकेशन होनी चाहिए। कॉपरेशन होना चाहिए टीचर और स्टूडेंट्स के बीच। फ्रीडम होनी चाहिए बच्चों को कोई भी न्यू चीज को एक्सप्लोर और एक्सप्रेस करने की। ठीक है, तो इस तरह के वही लर्निंग बाय डूइंग, सेल्फ एक्सप्रेस एक्सपीरियंस, इस तरह के कॉपरेशन, इसी तरह के मेथड्स की वो बात करते हैं, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड मेथड्स की वो बात करते हैं। उसके बाद बात करेंगे डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन में सेल्फ डिसिप्लिन की बात करते हैं और प्योरिफिकेशन ऑफ माइंड एंड हैबिट्स की बात करते हैं, मतलब जो माइंड और हैबिट का प्योरिफिकेशन पर बेस्ड हो और मतलब व्यक्ति खुद डिसिप्लिन रहे, यानी कि क्या सही है क्या गलत है उसको वो समझे, उसको सीखे और उसमें से जो सही चीज है उसको वो चूज करे। ठीक है, तो वो इसका एम क्या है, मोरल एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ थ्रू इनर कंट्रोल, यानी कि अपना खुद का मोरल स्पिरिचुअल ग्रोथ अपने इनर कंट्रोल के द्वारा होना चाहिए। सेल्फ डिसिप्लिन, इनर डिसिप्लिन की वो बात करते हैं। ठीक है, एक तरह से तो यहाँ पर इनकी जो फिलॉसफी की हमने बात की, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो अमूमन पूछ ली जाती है। एक तो इंटीग्रल एजुकेशन का कॉन्सेप्ट, इंटीग्रल योगा की बात कौन करते हैं, ठीक है, अरबिंदो करते हैं। इंटीग्रलिज्म में सिंथेसाइज किया गया है आइडियलिज्म, रियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, स्पिरिचुअलिज्म को। ठीक है, इंटीग्रलिज्म कहा गया है उसको। इंट्रोड्यूस योगा इन एजुकेशन, यानी कि योगा को इंट्रोड्यूस किया है उन्होंने। अ सिविलाइजेशन इज टू बी जज्ड बाय द पावर ऑफ इट्स आइडियाज, ये कोटेशन है एक उनकी बहुत
बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछ ली जाती है, ठीक है। फेवर, उन्होंने डेवलपमेंट ऑफ सेंसेस और मोरल या माइंड प्योरिफिकेशन का भी फेवर किया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हम कह सकते हैं, ठीक है। इंटीग्रल एजुकेशन, इंटीग्रल योगा को तो आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, बहुत बार पूछा जाता है। नेशनल एजुकेशन सिस्टम की बात मैं पीछे भी बता चुकी हूँ, जब मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, तो वही है नेशनल एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं, कई बार पूछ लिया जाता है। इनका मानना है कि भाई जो एजुकेशन है वो ट्रूली नेशनल होनी चाहिए। ये नहीं कि हमने कह दिया कि भाई हमारा जो एजुकेशन सिस्टम वो नेशनल एजुकेशन सिस्टम है, नाम से वो नहीं होता, मतलब आत्मा में होना चाहिए। एजुकेशन मस्ट बी ट्रूली नेशनल इन स्पिरिट, नॉट जस्ट बाय नेम। इट शुड लीड टू, यानी कि जो सेल्फ रियलाइजेशन, सैक्रिफाइस और प्रोग्रेस को लीड करे। साइंस अलोन डज नॉट मेक अ पर्सन एजुकेटेड, इट मस्ट रिलेट टू ह्यूमन माइंड एंड स्पिरिट, यानी कि सिर्फ साइंस के द्वारा ही आप किसी भी व्यक्ति को एजुकेट नहीं कर सकते, ह्यूमन माइंड और स्पिरिट के साथ भी उसको रिलेट करना है, ठीक है। देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन नेशनल एंड यूनिवर्सल अंडरस्टैंडिंग, यानी कि राष्ट्रीयता और सार्वभौमिकता, नेशनल और यूनिवर्सल अंडरस्टैंडिंग के बीच भी एक बैलेंस होना चाहिए। नेशनल एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं कि भाई मतलब हमारा जो इंडियन कल्चर है, हमारा जो भी मतलब है वो इंडिया के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, सारी की सारी चीजें, मतलब स्पिरिट, आत्मा से वो इंडियन नेशनल होनी चाहिए। ये नहीं कि बस नाम दे दिया नेशनल एजुकेशन सिस्टम, तो वो नहीं होना चाहिए। बाकी हम फॉलो कर रहे हैं वेस्टर्न कल्चर को, ये सारी चीजों को, तो वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद श्री अरविंदो से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कोटेशंस हैं जो अमूमन एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, ठीक है। तो ये मैंने इंक्लूड कर दी है, एक बार रीड आउट सभी को तो नहीं करूंगी, कुछ कुछ कर देती हूँ। जैसे ऑल लाइफ इज योगा, ये बहुत बार पूछा जाता है। द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ ट्रू टीचिंग इज दैट नथिंग कैन बी टॉट, कि भाई कुछ भी पढ़ाया नहीं जा सकता, ये पहला प्रिंसिपल है उनका टीचिंग का, ठीक है। द बिजनेस ऑफ बोथ पेरेंट एंड टीचर इज टू इनेबल एंड टू हेल्प द चाइल्ड टू एजुकेट हिमसेल्फ, यानी कि माता पिता और शिक्षक दोनों का कार्य बच्चों को स्वयं शिक्षित होने में सक्षम बनाना और उनकी सहायता करना है। बहुत बार पूछा जाता है कि ये नथिंग कैन बी टॉट, ये वाली कोटेशन, और ट्रू नॉलेज इज नॉट अटेन्ड बाय थिंकिंग, ठीक है। इट इज व्हाट यू आर, इट इज व्हाट यू बिकम, यानी कि सच्चा ज्ञान सोचने से प्राप्त नहीं होता, यह वही है जो तुम हो और जो तुम बनते हो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कोटेशन है, सारी की सारी मैंने नहीं पढ़ी है क्योंकि पढ़ने वाली है, आप पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक है। तो बस आज की इस वीडियो में ये श्री अरबिंदो से रिलेटेड जितनी भी चीजें थी मैंने एक जगह इंक्लूड करके बहुत अच्छे से स्लाइड्स तैयार करके ये वीडियो मैंने बनाया है कि आप इतना भी कर लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि श्री अरबिंदो की जो एजुकेशनल फिलॉसफी है उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन अगर आपका आता है नेट के एग्जाम में, और टीचिंग एग्जाम को तो बिल्कुल भूल ही जाइए, क्योंकि वो तो बहुत मतलब उस नेट के एग्जाम से बहुत लोअर लेवल के होते हैं, तो वहां से तो कोई मतलब वो ही नहीं है कि भाई आपका कुछ चीज छूट जाए, तो नेट में भी कुछ भी नहीं छूटेगा। इस तरह से मैंने नेट के हिसाब से चीजें तैयार की हैं। इवन देन आपको पूरी यूट्यूब पर भी इतनी डिटेल में सारी चीजें एक साथ आपको मिलना बहुत मतलब मुश्किल है। मैंने बहुत अच्छे से स्लाइड्स तैयार करके आप लोगों के लिए वीडियो बनाया है। ये वीडियो मैं नहीं कहूंगी, सारे के सारे जितने भी वीडियोस नेट से रिलेटेड मैं बना रही हूँ बिल्कुल डिटेल में लेके आ रही हूँ ताकि चीजें आप लोगों को क्लियर हो जाए, ठीक है। तो बस यही कहना चाहती थी। मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। रियली गुड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। देखिए वीडियो सेशंस आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। किसी प्रकार का क्वेश्चन, क्वेरीज, फीडबैक आपका है, डू कमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन, जो कि आप बिल्कुल भी नहीं करते हैं। और आजकल एक हाइप का ऑप्शन आता है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर सेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल होता है तो वीडियो को हाइप जरूर कर दिया करो। उससे क्या होगा कि मेरा जो चैनल है वो सर्च इंजन में नहीं आ रहा है, वो सर्च इंजन में आ जाएगा।